नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7th साइंस का एक इम्पोर्टेंट जो सैम्पल पेपर है, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो सैम्पल पेपर है एक स्कूल का है, 2.5 घंटे का है और 60 मार्क्स का पेपर है। अब आपके स्कूल में हो सकता है 80 मार्क्स का भी होता हो, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से आपको मिल जाएँगे। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए एमसीक्यू बेस्ड है, 12 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू यहाँ पर दिए गए हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की तो जरूरत पड़ती ही है, इसके साथ क्लोरोफिल की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन क्लोरोफिल तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो और किसकी किसकी जरूरत पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जरूरत पड़ती है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू, अब देखिए डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल की कटाई होती है, उससे क्या हो सकता है ये पूछा गया है आपसे। पहला पूछा गया डिक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, नहीं डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। रेनफॉल में इराटिक चेंजेस आएंगे, इंक्रीज नहीं होगी। फ्लड एंड सॉइल इरोजन ये जरूर होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, मतलब आपसे पूछा गया कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, इसका मतलब कौन सा केमिकल चेंज है। तो कर्डिंग ऑफ मिल्क यही जो होता है केमिकल चेंज का एग्जांपल है, ए ऑप्शन ठीक है। बाकी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, तो ये सब के सब कैसे चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं। विच पार्ट ऑफ फ्लावर बिकम द फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फ्लावर का ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो फ्रूट बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, ये बताना है आपको। तो ये है ओवरी। ठीक है, तो ओवरी याद रखिएगा, इसी को ही राइपेंड फ्रूट कहा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है अनट्रीटेड सीवेज शुड नॉट बी रिलीज डायरेक्टली इनटू रिवर्स बिकॉज, अब देखिए जो अनट्रीटेड सीवेज होता है उसको डायरेक्टली रिवर्स में नहीं रिलीज करना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है, तो इंक्रीज ऑक्सीजन लेवल इन द रिवर वाटर, नहीं इंक्रीज नहीं करेगा, डिक्रीज कर देगा ऑक्सीजन लेवल को। पॉल्यूट्स वाटर एंड किल्स एक्वेटिक लाइफ, यही सही है। तो इसी वजह से अनट्रीटेड सीवेज को रिलीज नहीं करना चाहिए। पहले जो सीवेज है उसका क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट मतलब उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, फिर उनको वाटर में रिलीज किया जा सकता है। द फंक्शन ऑफ फ्यूज, अब देखिए फ्यूज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका फंक्शन क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। टू इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट गलत है। टू ब्रेक द सर्किट व्हेन करंट इज टू हाई, ये बिल्कुल सही है कि जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो जो फ्यूज होता है ये मेल्ट हो जाता है, और जब मेल्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, करंट पास नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है ह्यूमस इज फॉर्म्ड बाय, अब देखिए ह्यूमस का जो फॉर्मेशन होता है ये कैसे होता है, तो मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड क्ले, तो क्या क्या सैंड और क्ले के मिक्सचर से नहीं बनेगा। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन जब होता है प्लांट्स और एनिमल के एनिमल रिमेन्स का, तो उससे ह्यूमस बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हेन अ कॉपर मेटल वायर इज हीटेड एट वन एंड, तो जैसे मान लीजिए ये आपका कॉपर मेटल का वायर है। ठीक है, थोड़ा सा ड्राइंग समझ जाइएगा, वायर है कॉपर मेटल का। द अदर एंड बिकम्स हॉट, तो अगर यहाँ पे मान लीजिए आप इसको हीट कर रहे हैं कैंडल से, तो आप इधर भी देखेंगे गर्म हो जाता है। तो ये गर्म जो हो रहा है किस वजह से गर्म हो रहा है, तो दिस इज कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से गर्मी पहुंच जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम टू इम्प्रूव सैनिटेशन, तो लो कॉस्ट किस में नहीं होती है, मतलब किस केस में हाई कॉस्ट लगेगी, ये आपसे पूछा गया है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम का कौन एग्जाम्पल इसमें नहीं है। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक तो है, केमिकल टॉयलेट्स भी है, ओपन ड्रेन सिस्टम ये गलत है, ओपन ड्रेन सिस्टम तो है, ये तो कभी भी नहीं होगा। ये ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, ओपन ड्रेन सिस्टम गलत है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए क्या कह रहा है। 10th में कहा गया बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स वेयर इन, अब देखिए बैटरी जो होती है कॉम्बिनेशन होती है टू और मोर सेल्स का। ठीक है, तो इस केस में आपसे पूछा गया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ, नहीं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ नहीं कनेक्ट होगा, वरना ये जो पोटेंशियल होता है जो बैटरी पे वोल्टेज होगा वो कम हो जाएगा। निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड, निगेटिव ये भी गलत है। पॉजिटिव पहले का दूसरे के निगेटिव के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ऐसे, ये बैटरी का सिंबल होता है। अब आप क्या देख सकते हैं, जो निगेटिव वाला है पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, फिर निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो निगेटिव वाला किसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए, पॉजिटिव के साथ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11th है, द सॉलिड मटेरियल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, तो सेडिमेंटेशन टैंक में जो सॉलिड मटेरियल जो नीचे जमा हो जाता है उसको क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं उसको। ठीक है, तो डी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th कह रहा है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर,
द कंपाउंड फॉर्म विच मेक्स लाइम वाटर मिल्की। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को अगर पास कर दिया गया किसमें, लाइम वाटर मतलब CaOH का होल ट्वाइस में, ठीक है, ये पास कर दिया गया तो जो बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा और यही क्या होता है, व्हाइटिश कलर का होता है, तो इसीलिए कहते हैं लाइम वाटर कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, अब यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। मेनली इसमें क्या कहा गया है पहले पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। डेफिनेशन बेसिक पूछी गई है, डिफाइन सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस क्या होती है, तो सिम्बायोसिस क्या है, एक रिलेशनशिप होती है। क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, वेयर इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव्स टुगेदर। तो साथ में रहेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं। तो तीन बातें हमने आपको बताई, ये एक रिलेशनशिप है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म जो है एक साथ में रहेंगे, दे लिव टुगेदर, और एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक है। वाई इज राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट एसोसिएशन कॉल्ड सिम्बायोटिक। अब देखिए राइजोबियम लेग्यूम प्लांट जो है इसको सिम्बायोटिक रिलेशन में क्यों रखा जाता है, तो देखिए राइजोबियम जो है वो क्या करता है, मेनली ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगा। ये क्या है, एक तरीके का बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक है। और प्लांट क्या करता है, इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो देखिए इसने प्लांट को हेल्प करी नाइट्रोजन फिक्स करके, नाइट्रोजन अवेलेबल करा दिया प्लांट को, और प्लांट ने राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या हेल्प करी कि इसने उस राइजोबियम बैक्टीरिया को घर वर दे दिया, मतलब शेल्टर दे दिया रहने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गिव वन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग। पैरासिटिक प्लांट का एग्जांपल आपको बताना है। तो पैरासिटिक प्लांट का सबसे अच्छा एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है वो कसकटा है, कसकटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जांपल चाहिए तो इंसेक्टिवोरस में आ जाएगा पिचर प्लांट, ठीक है, पिचर प्लांट आ जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाएगा। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं, सेफ्रोट्रॉफ का आपको बताना है तो मेनली जो फंगस होते हैं जैसे मशरूम आ जाएगा इसमें, ठीक है, मशरूम आ जाएगा सेफ्रोट्रॉफ में। और हेट्रोट्रॉफ में क्या आ जाएगा, ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे जो सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है, ह्यूमन है। Why flowers are considered as reproductive, or why flowers are considered as reproductive organs of plants? तो देखिए मेनली पूछा गया है जो फ्लावर होता है उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों माना जाता है प्लांट का, क्योंकि इस फ्लावर में ही आप देखेंगे दो चीजें होती हैं। क्या क्या होता है, इसी में स्टेमन भी होगा, ठीक है, और इसी में पिस्टिल भी होता है। बस ये दोनों टर्म याद रखिएगा, स्टेमन और पिस्टिल, ये फ्लावर में होता है। और यही क्या करते हैं, फर्टिलाइजर और सीड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे और सीड फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। इसी वजह से फ्लावर को क्या बोला जाता है, फ्लावर को ही कहते हैं कि वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसी प्लांट का। आगे बढ़ते हैं, हाउ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफिलम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्पाइरोगाइरा। अब देखिए ब्रायोफाइलम में अगर आप देखेंगे तो लीफ में बड निकल आते हैं, ठीक है, तो ये लीफ में क्या आते हैं, बड निकल आते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और स्पाइरोगाइरा में आप देखेंगे फ्रेगमेंटेशन होता है। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज एन इंडिकेटर। अब जो एसिड बेसिस सॉल्ट्स वाला चैप्टर है उसके हिसाब से क्वेश्चंस हैं। तो इंडिकेटर क्या होता है, तो कोई ऐसा सब्सटेंस होता है। इंडिकेटर अगर आप देखेंगे तो क्या है, ये एक सब्सटेंस है और ये क्या करता है, चेंज करता है अपने कलर को, ठीक है, चेंजेस कलर। और कलर जब चेंज करेगा, कब कलर चेंज चेंज करेगा, जब इसमें क्या डाला जाएगा, एसिड या बेस डाला जाएगा। तो एसिड या बेस जब इसमें डाला जाता है तो ये अपने कलर को चेंज कर देता है। तो चेंजेस कलर इन एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर। टू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर प्रेजेंट अराउंड अस। तो हमारे आसपास दो नेचुरल इंडिकेटर क्या है, एक तो टर्मरिक हो जाएगा जिसको हल्दी कहते हैं, और दूसरा क्या हो जाएगी, चाइना रोज हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना रोज और टर्मरिक ये दोनों बात याद रखिएगा, नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। हाउ डज फिनोप्थलीन हेल्प अस आइडेंटिफाई एसिड और बेसिक सोल्यूशन। अब फिनोप्थलीन जो होता है ये एसिडिक सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये कैसा रहता है, कलरलेस रहता है। तो फिनोप्थलीन का कलर कोई चेंज नहीं होगा, जैसा है उसी कलर का रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में। लेकिन बेसिक सोल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो ये जो फिनोप्थलीन है कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है, ठीक है। तो इसको बीपी से याद कर सकते हैं फिनोप्थलीन को। तो फिनोप्थलीन बेस में क्या हो जाएगा, बी से बेस हो गया, पी से पिंक हो गया। और दूसरे में कलरलेस है तो उसमें नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस एक बीपी याद रख लीजिए। क्योंकि देखिए इसमें फिनोप्थलीन भी आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, जो बेस में है तो फिनोप्थलीन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पूछा गया है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये क्या होता है? तो मतलब स्पीड जो है टाइम के साथ जब चेंज हो रही होती है, तो व्हेन स्पीड चेंजेस विद टाइम, स्पीड चेंजेस विद टाइम, तो स्पीड अगर किसी बॉडी की टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही है तो उस मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अगर मान लीजिए स्पीड ना चेंज हो रही होती, बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इफ इट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से टाइम भी निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसको ऊपर भेज दीजिए, स्पीड को नीचे भेज दीजिए। टाइम का फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितनी थी? 120 थी। स्पीड कितनी है? 45 है। ठीक है, दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो 2.67 आवर्स आ जाएगा। 2.67 आवर्स आ जाएगा। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे गिव रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहला दिया गया, इन अमीबा डाइजेस्टिव जूसेस आर सिक्रीटेड इनटू फूड वैक्यूल। तो इसके पीछे आपसे रीजन पूछा गया है कि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो फूड वैक्यूल में ही क्यों सिक्रीट होते हैं अमीबा में, ये पूछा गया। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है। अब डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो अगर फूड वैक्यूल में सिक्रीट हो रहे हैं तो क्यों सिक्रीट हो रहे होंगे? क्योंकि जो डाइजेशन हो रहा है अमीबा के केस में वो कहाँ पर हो रहा है? फूड के वैक्यूल में हो रहा है। तो डाइजेशन क्योंकि फूड वैक्यूल में होता है, इस वजह से ही हम लोग कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सिक्रीट होते हैं फूड वैक्यूल में। सेकंड कह रहा है विलाई आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक। अब विलाई जो है वो क्या होता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन करने का काम होता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम होता है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ये जो विलाय होते हैं ये क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वो और ज्यादा तेजी से हो पाता है, ज्यादा अमाउंट में हो पाता है। लेकिन स्टमक में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसमें सही आंसर हो जाएगा। आप ये लिख देंगे सीधे सीधे, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक रिमेन्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता स्टमक पे, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक पे। जबकि हमारे स्टमक में आपको पता होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर भी हमारा स्टमक नहीं जल रहा है। पूछा गया क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि हमारे स्टमक में एक लेयर होती है, एक लाइनिंग होती है जिसको कहते हैं म्यूकस। म्यूकस लाइनिंग होती है जो हमारे स्टमक को क्या करती है? प्रोटेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो बस आप ये लिख दीजिएगा, म्यूकस लाइनिंग सही हो जाएगा। Why do grazing animals like cows and deer are called ruminants? अब इनको ruminants क्यों कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो काऊ और डियर जैसे हो गए तो इनको रूमिनेंट्स मेनली इसलिए कहा जाता है। पहली चीज, इनका जो स्टमक होता है वो 4 चैम्बर होते हैं स्टमक में। ठीक है, तो पहली चीज तो याद रखिएगा, स्टमक में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलोज को बैक्टीरिया के साथ। और ये क्या करते हैं? सेल्यूलोज जो है उसको डाइजेस्ट करते हैं। सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है विद बैक्टीरियाज। तो बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं इनके सेल्यूलोज डाइजेशन में। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? रूमिनेंट्स कहा जाता है। What makes cellulose different difficult for humans to digest unlike ruminants who can digest it easily? अब देखिए, जो ह्यूमन बींग्स है वो घास खाएंगे तो डाइजेस्ट ही नहीं होगी। लेकिन जो गाय है, डियर है, वो सब घास खा लेते हैं, आराम से डाइजेस्ट भी होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन यही है कि हमारे शरीर में ये जो बैक्टीरिया है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया है, ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो ह्यूमन में क्या होता है? लैक ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया। आप केवल ये चीज लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंपेयर लीनियर सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन इन अ टेबुलर फॉर्म विद सुटेबल एग्जांपल। तो यहाँ कर देते हैं इसको। अब जैसे टेबुलर फॉर्म में आपको क्या बनाना पड़ेगा? तो लीनियर में अगर आप देखेंगे 3 ऐसे बना लीजिएगा, एक लीनियर हो जाएगा, एक सर्कुलर हो जाएगा, एक ऑसिलेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब ये टेबल बन गई है आपकी। तो लीनियर में बॉडी कैसे मूव करती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सर्कुलर में सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ये लिख दीजिएगा। ऑसिलेशन में क्या होता है? टू एंड फ्रो मोशन होता है। टू एंड फ्रो मोशन होता है ऑसिलेशन में। अब एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ तो लीनियर मोशन हो जाएगा। इसके बाद क्लॉक के जो हैंड्स होते हैं, क्लॉक हैंड्स बता सकते हैं इसमें, क्लॉक हैंड्स इसका मतलब जो घड़ी चलती है उसकी सुइयां जो होती हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करती हैं टू एंड फ्रो में। अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल दे सकते हैं पेंडुलम का। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा गया, डिस्क्राइब द डिफरेंसेस इन हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, गिव रियल लाइफ एग्जांपल फॉर ईच। तो देखिए कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन के केस में अगर आप देखेंगे तो एक एक करके बता देते हैं। कंडक्शन जो है, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर जो होती है वो किसमें होती है, सॉलिड्स में। तो अगर कोई सॉलिड है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कॉपर वायर का, तो कॉपर क्या है, सॉलिड होता है। तो इसी वजह से उसमें क्या हो रहा था, कंडक्शन हो रहा था। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं, क्योंकि डेली लाइफ का दिया गया है, तो मेटल स्पून है। अगर मान लीजिए गरम तहरी आप खा रहे हैं मेटल स्पून से, तो आपको पता होगा कि मेटल स्पून जो होता है, जो चम्मच होता है, वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, दूध जब गर्म डालते हैं आप स्टील के बर्तन में, तो जो स्टील का बर्तन होता है वो भी गर्म रहता है। तो किस वजह से गर्म हो रहा है, कंडक्शन की वजह से। कन्वेक्शन जो होता है वो मेनली किस में होता है, तो ये लिक्विड में होगा और गैसेस में होगा। ठीक है, तो ये लिक्विड और गैसेस में होता है। एग्जांपल बॉइलिंग वाटर। ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर की जो हीट लॉस हो रही है धीरे धीरे, वो किसकी वजह से होती है, कन्वेक्शन की वजह से। मतलब कहने का ये है कि अगर मान लीजिए उबला हुआ पानी है, उसको अगर आप बाहर रख दें, तो क्या होता है, जो गैसेस हैं, जो लिक्विड वेपर्स हैं वाटर के, वो उड़ जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। रेडिएशन क्या होता है, तो यहाँ पर एक ऐसा इंपॉर्टेंट आपको टर्म लिखना है कि हीट ट्रांसफर होगा विदाउट मीडियम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा केस है जिसमें हीट ट्रांसफर बिना किसी मीडियम के हो जाएगा, मतलब ना ही सॉलिड चाहिए, ना ही लिक्विड चाहिए, ना ही कोई गैस चाहिए, तो ये किस में होता है, ये रेडिएशन में होता है, बात याद रखिएगा। ठीक है, जिस एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सन का, तो सनलाइट या सन की जो हीट हम तक आ रही है, दैट इज थ्रू process of radiation. A clinical thermometer cannot be used to measure the temperature of hot coffee while a lab thermometer can. अब देखिए हॉट कॉफी है, उसका टेम्परेचर जो है वो हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग के घरों में होता है उससे मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो हॉट कॉफी होगी उसका टेम्परेचर जो है हो सकता है 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री सेल्सियस तक हो। ठीक है, इतना सेल्सियस टेम्परेचर होगा। अब जब इतना सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन हमारा जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसकी लिमिट क्या होती है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये लिमिट होती है। मतलब इस क्लिनिकल थर्मामीटर से हम लोग केवल यही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, इससे ज्यादा टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने पानी गर्म किया और सोचें कि उस क्लिनिकल थर्मामीटर से आप मेजर कर लें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसकी ये लिमिट ही है, इससे ना 35 से ना कम कर सकते हैं मेजर, ना 42 से आप ज्यादा मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हॉट कॉफी का अगर केस देखा जाए तो इसको, इसका अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो आपको लैब थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा, जिसकी लिमिट क्या होती है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका मतलब -10 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज है उसका भी टेम्परेचर मेजर हो जाएगा, और 110 डिग्री सेल्सियस तक कोई गर्म चीज है उसका भी टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो पा रहा है मेजर कॉफी वाला, वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू वही हमने आपको बता ही दिया। आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड इज एन एग्जांपल ऑफ कैसा प्रोसेस है, तो एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, द फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड डैश इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए पहला तो वाटर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, बात याद रखिएगा। वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रस्टिंग हो जाती है। और रस्टिंग होता क्या है, कोरोजन ऑफ आयरन, तो आयरन का जो कोरोजन होता है उसी को रस्टिंग कहा जाता है, जंग लगना। द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन, द चेंज ऑफ कलर ऑफ सोल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डैश। देखिए हमारे पास कॉपर सल्फेट था CuSO4, और इसकी रिएक्शन हो रही है आयरन से, मतलब Fe से, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और Cu बन जाएगा। तो ये जो FeSO4 है इसी को आयरन सल्फेट कहते हैं, इसी वजह से कलर में चेंज आ रहा था। तो यहाँ पर आयरन सल्फेट इज द करेक्ट आंसर, ये आयरन सल्फेट है। प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स डैश। देखिए शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, स्टेट हो गया, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, जिंक जो है अगर उस पर डिपॉजिट कर दिया गया, किस पे, आयरन का मान लीजिए रॉड है, इसके ऊपर जिंक की लेयर को डिपॉजिट कर दिया गया,
तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। मैच द कॉलम पे आते हैं, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, कैपिलरी है तो कैपिलरी क्या होती है, तो ये आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करती है, डी ऑप्शन से जुड़ जाएगा ये। सेकंड यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा क्या करता है, यूरिन को रिलीज करता है बाहर, यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है यूरेथ्रा। प्लाज्मा जो है ये क्या होता है, ब्लड का लिक्विड पार्ट जो होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। जो हमारा लिक्विड फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लड जो फ्लो हो रहा है उसके पीछे रीजन यही प्लाज्मा है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन की बात करी जाए, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स को ट्रांसपीरेशन कहा जाएगा। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम कैरीज फूड्स इन प्लांट, मतलब फूड को कैरी करने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इसमें आपको डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो रियल इमेज जो होती है ये किस पे, स्क्रीन पे बनती है, तो इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। वर्चुअल इमेज नेवर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज जो होगी ये हमेशा इन्वर्टेड होगी, ये बात याद रखिएगा, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है। बस ये दो डिफरेंस लिख देंगे, नंबर पूरे मिल जाएंगे। विच फिनोमेना इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स इन मिरर, तो कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसकी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं मिरर में, तो वो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है। कौन सा फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन होता है, इसी वजह से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को आसानी से मिरर में देख पाते हैं। एनलिस्ट एनी ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। अब अगर प्लेन मिरर है तो पहला तो सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है, सेम साइज की बन रही थी। इसके बाद वर्चुअल बन रही है क्योंकि सीधी है, और क्या कह सकते हैं, इरेक्ट बन रही है। इरेक्ट मतलब सीधी, जैसे आप सीधे खड़े होते हैं और प्लेन मिरर में भी देखेंगे तो सीधा ही दिखाई पड़ेगी इमेज, ठीक है, बराबर की दिखाई पड़ेंगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी इमेज भी दिखाई पड़ती है। एक और होता है, वैसे आप चाहें तो लिख लीजिए, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एम्बुलेंस जो लिखा होता है एम्बुलेंस में, वो इस तरीके से लिखा होता है उल्टा, ठीक है, एम्बुलेंस, सी ई, इस तरीके से एम्बुलेंस लिखा होगा। अब जब इसको उस मिरर में देखा जाता है, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है, मेनली प्लेन मिरर की बात अगर करी जाए तो उसमें अगर देखा जाएगा इसको तो सीधा दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगले में कहा गया वाया कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोला जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो कॉन्वेक्स लेंस का आप डायग्राम बना लीजिए, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये पैरेलल रेज बना दीजिए और बीच से ही इसको ऐसे करके कन्वर्ज करा दीजिए, ठीक है। बस ये आप बना देंगे डायग्राम तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इट कन्वर्जेस, कन्वर्जेस रेज, ये रेज को क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। और क्या कहा गया, कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव जो होता है ये वाला है। इस केस में क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस है, बहुत सिंपल है। डाइवर्जिंग लेंस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है तो ये डाइवर्ज हो आ रही है, हो जाएगा ऐसे। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, देखिए डायग्राम बता ही दिया गया था। अगले में कहा गया डिस्क्राइब एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की आपको दो एप्लीकेशन बतानी है, बहुत सिंपल है। पहला तो शेविंग मिरर के रूप में इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड एज शेविंग मिरर, पहला तो आप ये बता देंगे। और दूसरा हेडलाइट जो होता है उसमें भी कॉनकेव मिरर पीछे लगा होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, मैनी फैक्ट्रीज, अब देखिए यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ क्या पूछा गया आपसे, मैनी फैक्ट्री स्पेशली केमिकल प्लांट्स प्रोड्यूस वेस्ट वाटर कंटेन्स एसिडिक सब्सटेंसेस, दिस वेस्ट वाटर कॉल्ड एसिडिक इन्फ्लुएंट इज हार्मफुल इफ रिलीज डायरेक्टली इनटू रिवर और सॉइल, बिल्कुल ठीक है। Therefore, most factories have a waste water treatment unit, ज़्यादातर फैक्ट्री के पास वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होती है। इन दिस यूनिट द एसिडिक एफ्लुएंट इज केयरफुली ट्रीटेड विद बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड बिफोर डिस्पोजल। तो पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस से ट्रीट किया जाएगा जिससे उसकी एसिडिटी न्यूट्रलाइज हो जाए। अब पूछा क्या गया, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के टाइम पे आपने क्या देखा, एसिड जो था बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, तो मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा वाटर को, ठीक है, एसिडिक वाटर अब नहीं बचा रह जाएगा। इस रिएक्शन को कहते क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी टू ट्रीट द एसिडिक एफ्लुएंट विद बेस बिफोर रिलीज।
एसिडिक एफ्लुएंट को क्यों ट्रीट करना चाहिए? तो देखिए उसको ट्रीटमेंट मेनली इसलिए करना चाहिए कि रिवर में सीधे जाएगा तो रिवर को पॉल्यूट कर देगा। तो रिवर वाटर या वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए तो सीधे-सीधे आप लिख दीजिएगा टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। ठीक है? ये आप सीधे-सीधे लिख देंगे। अब सीओडी में और है तो कोई भी एक कर सकते हैं आप। राइट द जनरल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस। तो देखिए हमने जनरल रिएक्शन यही लिख दी थी। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। आगे देखिए, एक्सप्लेन व्हाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड यू एंटासिड टैबलेट व्हेन यू सफर फ्रॉम एसिडिटी। अब जब हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी हो गई इसका मतलब एसिड बढ़ गया, तो उसके लिए हम क्या खाते हैं? एंटासिड टैबलेट खाते हैं, क्योंकि एंटासिड टैबलेट में क्या होता है? बेस होता है और ये बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, स्टूडेंट डिसाइडेड टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रिक सर्किट वर्क्स। शी सेट्स अप अ सिंपल सर्किट यूजिंग अ बैटरी बल्ब एंड अ switch. When she makes the switch in on position, the bulb glows brightly. When she makes the switch off, the bulb immediately glows off. She also notices that bulb only glow when connections are properly made and the wires are intact. पूछा क्या गया, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्विच इन दी सर्किट। अब स्विच का काम क्या होता है सर्किट में? तो ये सर्किट को ब्रेक करता है या कंप्लीट करता है, तो इट कंप्लीट्स और ब्रेक्स दी सर्किट्स। ठीक है, सर्किट को ब्रेक या कंप्लीट करने का काम होता है स्विच का। व्हाट वुड हैपन इफ फिलामेंट ऑफ बल्ब वाज ब्रोकन। तो फिलामेंट अगर बल्ब का ब्रोक हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब विल नॉट ग्लो। ये लिख दीजिएगा। विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग वायर ग्लोइंग। तो देखिए जो हीटेड वायर होता है वो चमकता है, ग्लो करता है। इसके पीछे जो इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं इसको? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स अपॉन। मतलब कौन से दो फैक्टर हैं जिसपे हीट डिपेंड करती है, ये आपको बताना है। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वायर का उतनी ज्यादा हीट रिलीज होगी। और दूसरा करंट पे डिपेंड करेगी, जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट होती है। डिस्क्राइब एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की दो एप्लीकेशन याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रिक बेल याद रखिएगा, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक मोटर याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक मोटर, ये दोनों आप एप्लीकेशन को याद रखिएगा। 14th क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग एनुअल स्पोर्ट मीट, योगेश रन्स फास्ट इन 100 मीटर रेस इवेंट। आफ्टर फिनिशिंग द रेस, his heart beat increases and he starts breathing heavily and feel cramps in his legs। सही है। His sports teacher gives him massage and asks him to rest। तो उसका पैर दर्द होने लग गया, क्रैम्प आ गए, तो उसके स्पोर्ट्स टीचर ने क्या कर दिया, एक मसाज दे दिया। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके स्पोर्ट्स टीचर ने कभी ऐसा किया होगा बच्चों का कि वो मसाज दें। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा हुआ है तो हो सकता है करते हो। और आस्क हिम टू रेस्ट, रेस्ट करने को कहा। वाई डिड योगेश स्टार्ट ब्रीदिंग हेविली आफ्टर द रेस। तो योगेश जो है बहुत तेजी से सांस क्यों लेने लग गया था? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यह कह सकते हैं इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड। इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड। अब आप बहुत तेजी से जब सांस लेने लग जाएं तो समझ जाइए कि आपकी बॉडी जो है वो डिमांड ज्यादा कर रही है ऑक्सीजन की। जब आप दौड़ के आते हैं तो आपने देखा होगा सांस बहुत तेजी से चलने लग जाती है, बहुत तेजी से और मतलब रेस्पिरेशन होने लग जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, विच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन योगेश लेग मसल्स ड्यूरिंग रेस। तो किस तरीके का रेस्पिरेशन हुआ इसमें? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया होगा। तो एनएरोबिक, NAERO, एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वही हुआ है। नेम द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल क्रैम्प्स। तो मसल क्रैम्प जो आते हैं ये फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से आते हैं, तो लैक्टिक एसिड जो है वो सही हो जाएगा। Why does this substance form during intense exercise? बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे ये सब्सटेंस क्यों फॉर्म होता है, ये बताना है। ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से फॉर्मेशन हो जाता है इसका। एक्सप्लेन वाई सर्टेन ऑर्गेनिज्म सच एस यीस्ट आर एबल टू सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यीस्ट जैसे है वो बिना ऑक्सीजन के क्यों सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि इसके अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है।
एनारोबिक रेस्पिरेशन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन को और शॉर्ट में क्या कहा जाएगा? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहा जाता है। और फर्मेंटेशन में फॉर्मेशन किसका होता है? अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी इंस्टॉल्ड अ मॉडर्न वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट WWTP टू क्लीन दी। देखिए वही सेम चीज दी गई है, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? अब एनारोबिक बैक्टीरिया का काम क्या है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में? तो देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा तो शायद मिल जाए। हाउएवर मैंने ये हो गया, ओवर द टाइम डीज ड्रेन क्लॉग्ड हो गई, डिफिकल्टी चलिए नहीं दिया हुआ है तो चलिए हम समझा देते हैं आपको। ये जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, इसको इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि ये स्लज को डिकम्पोज कर देते हैं। मतलब जो गंदगी है, जो स्लज होता है, स्लज जो होता है, और उसको डिकम्पोज कर देंगे और फॉर्म क्या कर देंगे? बायोगैस का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, और बायोगैस को फिर यूज किया जा सकता है स्टोर करके। राइट एनी टू बायो प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो कोई दो बाई प्रोडक्ट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के क्या होते हैं? तो स्लज आएगा और क्या आएगा? बायोगैस आएगा। दो यही दिए हैं, स्लज और बायोगैस। Why the awareness among the people is important for effective treatment of waste water? अब इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाएगा तो क्लॉगिंग से बचा जा सकता है, क्लॉगिंग से बचा जा सकता है, और साथ ही साथ आप देखेंगे पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन है उससे बचा जा सकता है। ठीक है, तो आप सीधे लिख दीजिएगा, अवेयरनेस प्रिवेंट्स क्लॉगिंग, वाटर क्लॉगिंग एंड वाटर पोल्यूशन। टू मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। अब आपको कोई दो मेजर बताने हैं जिससे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वेस्ट वाटर डिस्पोजल होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए। प्रॉपर वेस्ट, वेस्ट जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना है, नहीं कि कहीं फेंक दिया। ठीक है, तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, और दूसरा प्लास्टिक्स को डंप करना रोकना चाहिए, तो अवॉइड डंपिंग प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक को अगर आप डंप कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो जाके क्लॉग कर जाएंगी, चोक कर जाएंगी, नालियों को चोक कर देंगी। और जब नालियों को चोक कर देंगी तो पानी जब बरसेगा या पानी जो होगा वो सड़कों पे आ जाएगा, घरों के अंदर आ जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जो साफ पानी है उससे जाके मिल सकता है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो ये हमारे पास पूरा पेपर था जो हम लोग ने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यू सारे देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में लगे हैं, आप जाके देख लीजिएगा और अपना रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। बाकी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। जय हिंद।